नमस्कार दोस्तों। ममता की पार्टी के बड़े नेता और तृणमूल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए शुवेंदु अधिकारी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि ममता चंडी पाठ गलत करती हैं, लेकिन कलमा एकदम सटीक बोलती हैं, विष्णु को माता बोलती हैं। ये हिंदू धर्म का अपमान नहीं तो और क्या है। शुवेंदु ने कहा कि ममता बनर्जी मुसलमानों के लिए जो कुछ भी करती हैं वो वोट के लिए करती हैं और वो मुस्लिम तुष्टीकरण करके अपना 27% वोट सुरक्षित करना चाहती हैं। ये पूरी स्टेटमेंट है शुवेंदु अधिकारी के। और चलिए हम मान भी लेते हैं कि 2011 में बंगाल की सत्ता में आने के बाद ममता सरकार ने मुस्लिमों के लिए कुछ ऐसी घोषणाएं की जिससे उनके ऊपर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगे, लेकिन बात सिर्फ मुस्लिमों को लेकर घोषणाओं तक ही सीमित होती तो इस आरोप में दम होता। लेकिन जय श्री राम के नारे पर ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया, दुर्गा प्रतिमा विसर्जन को लेकर ममता के फैसले भी इन आरोपों की वजह रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि पश्चिम बंगाल में जब ममता बनर्जी वामपंथियों को हराकर आई तो उन्होंने देखा कि उन्हें अपनी जमीन बनाए रखनी है और इसके लिए मुस्लिमों का सपोर्ट बनाए रखना होगा। तो क्या इसीलिए ममता सिर ढकती हैं, इफ्तार करती हैं? लेकिन सवाल उठता है कि सिर ढकने और इफ्तार रखने भर के लिए बंगाल के मुस्लिम मोहताज हैं? क्या इस बात में दम नहीं कि मुस्लिमों को ममता ने सिर्फ वोट बैंक के तौर पर यूज किया है और उनके लिए किया कुछ नहीं? राज्य में न तो मुस्लिमों की शिक्षा के लिए बहुत कुछ खास किया गया, न ही उनके नौकरी की परवाह की गई। हालात ये हैं कि जो मास्टर्स और बीएड करके बैठा है वो भी एक शिक्षक की नौकरी के लिए चक्कर काट रहा है और नौकरी नहीं मिल रही। मुस्लिम युवाओं का हाल ये है कि पढ़ाई तो वे किसी तरह से कर लें, लेकिन उसके बाद क्या? पढ़ाई खत्म करने के बाद नौकरी लगेगी या नहीं, इसकी चिंता उन्हें खाई जाती है। कई बार तो इमाम को भत्ता देने के सवाल पर बखेड़ा खड़ा हुआ। बहुतों को तो यही नहीं पता इमाम को भत्ता वक्फ बोर्ड देता है। और चलिए मान भी लेते हैं कि इमाम को भत्ता मिलता है, तो सवाल उठता है कि भत्ता मिलता कितना है? महज 2,500 रुपये। तो जरा सोचिए कि उस इमाम के बच्चे की नौकरी नहीं लगती है तो 2,500 में उसका पूरा परिवार का गुजारा हो पाएगा? तो जब मुस्लिमों को लेकर बंगाल सरकार की नीतियां बहुत काबिल तारीफ नहीं है तो क्या ये कहना गलत होगा कि वोट बैंक के लिए ममता मुस्लिमों को लेकर शाहजहां की खिदमतगार बन गई है? आखिर शाहजहां ममता के लिए इतना जरूरी क्यों है? क्या ममता की पुलिस की पकड़ से बाहर है शाहजहां? और बात सिर्फ एक शाहजहां की नहीं है, वो नजर में इसलिए है कि उस पर ऑन ड्यूटी ईडी अधिकारियों पर कथित हमले की साजिश रचने का आरोप है। बल्कि इस शाहजहां के अलावे कई और भी शाहजहां हैं जो संदेशखाली ही नहीं, बंगाल के कई इलाकों में शासन प्रशासन की सह पर तांडव मचा रहे हैं, जिन्हें लोकतंत्र खतरे में दिख रहा था। जरा उस पार्टी के नेताओं का हाल देखिए। आज ममता बनर्जी की सरकार का हाल ये है कि उनके कई वरिष्ठ मंत्री जेल में बंद हैं। तृणमूल कांग्रेस के कई ताकतवर नेताओं का भी यही हाल है। दक्षिण 24 परगना और उत्तर 24 परगना के टीएमसी के अधिकांश नेता सलाखों के पीछे हैं या फिर आज पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसियों से भागे भागे फिर रहे हैं। 5 लोकसभा क्षेत्रों वाले बंगाल के सबसे बड़े जिले के प्रभारी मंत्री ज्योतिप्रिया मलिक जेल में बंद हैं। उनकी अनुपस्थिति में उनके करीबी सहयोगियों में से एक शेख शाहजहां जिले के 2 सबसे महत्वपूर्ण ब्लॉकों में काम कर रहा था और वह भी अब तक फरार है। अब दूसरी बात कि पहले आप ये सोचिए कि आरोप क्या लगाए जा रहे हैं संदेशखाली की महिलाओं द्वारा। आरोप जघन्य है कि सरकारी योजनाओं के पैसे देने के बहाने बुलाकर महिलाओं के साथ रेप किया जा रहा है। शाहजहां के पास लड़कियों को जबरदस्ती भेजा जा रहा है। आरोप है कि जो इसकी बात नहीं मानता उन महिलाओं की रात के अंधेरे में खींच कर ले जाया जाता है। अगर इन आरोपों में दम है तो जरा सोचिए, जिन महिलाओं के वोटों के दम पर ममता ने लेफ्ट को उखाड़ फेंका, जिन महिलाओं ने लेफ्ट को 34 वर्षों तक बनाए रखा, एक अदना सा राजनीतिज्ञ शाहजहां के आगे वे कितनी बेबस और लाचार है। इस संदेशखाली बीते 1 महीने से सियासी अखाड़ा बना हुआ है। शाहजहां शेख और उसके गुंडों का आतंक से हर तरफ चीख पुकार, संघर्ष, तनाव, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। राजनीतिक प्रशासनिक अमलों की आवाजाही इस इलाके की नियति बनी हुई है, लेकिन जिन गलियों में कभी पुलिस ने घुसने की हिम्मत नहीं जुटाई, आज उन गलियों से शाहजहां शेख और उसके गुंडे उत्तम सरदार और शिबू हाजरा के जुल्म की दस्तान निकल कर आ रही है तो किसी न किसी के सर पर इससे इंकार नहीं किया सकता। जो महिलाएं शाहजहां शेख के खौफ से घरों में छिप जाती थी वो खुलकर शाहजहां शेख की दहशत को गिना रही है। सोचिए कितनी बीमार हो गई है बंगाल की राजनीति। शाहजहां आज इतना ताकतवर है तो उसके पीछे जाति और धर्म की राजनीति ही है। दक्षिण बंगाल के 2 सबसे महत्वपूर्ण
और संवेदनशील जिले दक्षिण और उत्तर 24 परगना में लोकसभा की कुल 10 सीटें हैं। इन सीटों पर शाहजहां, अराबुल इस्लाम, शौकत मोल्ला और कुछ अन्य वरिष्ठ तृणमूल कांग्रेस के नेता पार्टी के लिए काम कर रहे थे। राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर ये जिले टीएमसी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। बंगाल की लगभग 1/4 लोकसभा सीटें इन्हीं जिलों में से हैं। इन जिलों के कुछ ब्लॉक और कई विधानसभा क्षेत्रों में मुस्लिमों का वर्चस्व है। देश के कई राज्यों में जातिगत जनगणना हो रही है। देश में जाति और धर्म को लेकर राजनीति का क्या स्तर है, ये किसी से छुपा नहीं। हमारी जाति का नेता ही वोट पाता है। अगर वोटर के धर्म का नेता है तो वही जीतता है, भले ही वह शाहजहां शेख ही क्यों ना हो। और यही हम फेल्योर हो जाते हैं। शाहजहां शेख जैसे लोग हमारे नेता हो जाते हैं। बंगाल के वोट शेयर की बात करें तो यहाँ मुस्लिमों की आबादी 30% के करीब है। और यह भी सच है कि बंगाल में मुस्लिम टीएमसी का साथ देते आ रहे हैं। ममता का सपोर्ट शाहजहां को जितना भी हो, लेकिन एक आम मुसलमान अपने नेता के रूप में शाहजहां को कभी नहीं चाहेगा, क्योंकि दुआ के लिए हाथ उठाना, इफ्तार के लिए दावत करने जैसी चीजों के लिए एक आम मुसलमान इसका मोहताज नहीं है। मुसलमान उस जमीनी विकास का मोहताज है जिससे वो अब तक महरूम है। अब अगर हम संदेशखाली के भूत और भूगोल को समझ लेते हैं तो ये समझना भी आसान हो जाएगा कि आखिर शाहजहां ममता के लिए इतना जरूरी क्यों है। ममता बनर्जी जहां से पश्चिम बंगाल की सरकार चलाती हैं, वहां से महज 75 किलोमीटर दूर है संदेशखाली, यानी कोलकाता से उसकी दूरी इतनी ही है, मतलब कि 75 किलोमीटर। लेकिन एक कहावत है ना कि सैया भय कुतवाल, तो अब डर काहेगा। कुछ वैसा ही शाहजहां के साथ था। सिर पर टीएमसी का हाथ था तो इसने जमकर नंगा नाच किया। वो सब किया जिसे सुनकर जानकर किसी का भी रूह कांप उठे। और इसका कद इतना बड़ा कैसे हुआ? संदेशखाली, हिंगलगंज, बसंती, भांगर जैसे क्षेत्रों को राजनीतिक दलों के लिए मनी बैग के रूप में देखा जाता है। मछली के तालाबों पर कब्जा करना, जमीन हड़पना, इन स्थानों पर शासन करने का तरीका रहा है। मीडिया के हवाले से वरिष्ठ पुलिस अधिकारी दबी जुबान में ही स्वीकार करते हैं, लेकिन स्वीकार करते हैं कि इन जिलों के ग्रामीण इलाकों की भौगोलिक स्थिति और दूरस्थ और आंतरिक क्षेत्र में पूर्ण राजनीतिक नियंत्रण को आसान बनाती है। संदेशखाली 1 और संदेशखाली 2 जिला नॉर्थ 24 परगना के सब डिवीजन बसीरहाट में 2 ब्लॉक। संदेशखाली 2 कालिंदी नदी के इस पार है और संदेशखाली 1 नदी की दूसरी तरफ है। संदेशखाली 1 ब्लॉक एक तरह का आइलैंड है और यहाँ पहुंचने के लिए नदी पार करनी पड़ती है, मतलब कि नाव से जाना पड़ता है। अब बात करते हैं संदेशखाली 2 की, जिसमें 95% हिंदू हैं और इसी ब्लॉक में शाहजहां शेख रहता है। संदेशखाली 2 पर तो शाहजहां का नियंत्रण है ही। नदी के उस पार संदेशखाली 1 ब्लॉक में उसके 2 गुंडे उत्तम सरदार और शिबू हाजरा रहते हैं और वहीं से शाहजहां का कारोबार चलाते हैं। इन दोनों गुंडों का इलाके में दहशत है। महिलाओं के साथ रेप करना, शाहजहां शेख के पास लड़कियों को जबरदस्ती भेजने जैसे इन पर लगातार आरोप लग रहे हैं। आरोप ये भी है कि जो इसकी बात नहीं मानता उन महिलाओं को रात के अंधेरे में खींचकर ले जाता है। और सबसे अहम बात यह है कि संदेशखाली 1 में जहां ये अत्याचार करता था वहां 95% हिंदू, आदिवासी, दलित और 5% मुसलमान हैं। आजादी के बाद देखा जाए तो जिन नेताओं ने राजनीति में कदम रखा उनके लिए देश मातृभूमि के मायने थे, लेकिन समय के साथ राजनीति को कुछ नेताओं ने बीमार बना दिया। और यही कारण है कि आज संसद हो या विधानसभा, हर जगह कुछ वैसे सांसदों, विधायकों को भी आप देख सकते हैं जो मर्डर के आरोपी हैं, जो रेप के आरोपी हैं। सोचिए, जो देश चलाने की बात करते हैं, जो लोकतंत्र की बात करते हैं, उनके कर्म कितने जघन्य हैं, लेकिन उन्हें चुनकर कौन भेजता है? हम और आप। तभी तो फिल्मों के माध्यम से एक डायलॉग मशहूर हो जाता है, बीहड़ में बागी होते हैं, डकैत होते हैं पार्लियामेंट में। देखा जाए तो सब कुछ सही चल रहा था बंगाल में, लेकिन शेख शाहजहां के जुर्मों का हिसाब बाकी था। एक गुंडा जिसकी बादशाहत की झलक आज से 4 दशक पहले की मुंबईया फिल्मों में मिलती है, लेकिन वो जमीन पर जिए जा रहा था उन फिल्मों की जिंदगी, और वो भी भारत के उस राज के नेता की जमीन पर जिसे खुद जमीन से जुड़ा माना जाता है, जो खुद हवाई चप्पल पहनती हैं और जो खुद को जमीन से ही उठी हुई नेता अपने आप को बताती हैं, दीदी कहलाती हैं, और उनकी पार्टी का नेता खुद को बेताज बादशाह, गब्बर और भाई कहलाना पसंद करता है। शायद आज की तारीख में शाहजहां ही बंगाल की नियति है और यही ममता सरकार का एजेंडा, जिसे लेकर कोई दल पीछे नहीं रहना चाहता, क्योंकि 2 महीने में आम चुनाव होना है और उस पर सभी की बाज नजर है। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए क्लिक इंडिया और मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया।